सफलता और खुशी दो अलग अलग चीजें जो मेरे को अभी फील हुआ है। आपने एक बहुत अच्छा बिजनेस रन किया है, ठीक है, आप एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ रह चुके हैं। इससे मुझे पता लगा कि जीवन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, हाँ, हेल्थ, मनी एंड टाइम। अच्छा, आदमी ने इस HMT फॉर्मूले को अपना लिया लाइफ में, वो हमेशा सुखी रहेगा। HMT फॉर्मूला। सफलता के लिए विराट कोहली मैदान में जाते हैं, हाँ, सेंचुरीज बनाते हैं, हाँ, लेकिन खुशी के लिए उनको वापस परमानेंट के यहाँ जाना पड़ता हाँ, है। सर सही बात है। तो तो- सर जैसे कि आज के टाइम पे डाइवोर्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोगों को, मतलब शायद आपकी वाली जो जनरेशन थी मेरे हिसाब से उसमें कम होते होंगे, और अभी वाली जो जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हेल्थ रिलेशनशिप जो होता है ना, उसका सीक्रेट क्या होता है? हेलो सर, हेलो, कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ राहुल। और सर कैसा सुबह सुबह आके पॉडकास्ट करना कैसा लग रहा है? अर्ली मॉर्निंग आप आए हो। मैं वैसे ही सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो अच्छा। मेरे लिए तो रूटीन काम है। अच्छा, डेली का काम है ये तो तो। मेरे लिए डेली काम है तो सर पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं हम। जी। आपने एक बहुत अच्छा बिजनेस रन किया है, ठीक है, जी। आप एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ रह चुके हैं। तो मतलब अब कैसा फील हो रहा है ये सब कुछ अचीव करने के बाद में? देखो राहुल, पिछले 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ, हम्म। और मैं जब पढ़ता था तब से ही मैं हम्म। देख रहा हूँ कि सफलता के मापदंड हर साल बदलते जाते हैं। अच्छा। कभी जब मैं पढ़ता था तो सब ये 10वीं क्लास में आप मेहनत कर लो, घर वाले कहते थे 12वीं क्लास में मेहनत कर लो, एक हाँ, बार ये 1 साल मेहनत कर ली तो सारी जिंदगी आराम हो हाँ, जाएगी। हाँ, ये हम आज भी अपने बच्चों को बोलते ही हैं कि हाँ, भाई आप एक बार ये कर लो। हाँ, सफलता और खुशी दो अलग अलग चीजें जो मेरे को अभी फील हुआ है, अच्छा, कि सफलता हर साल बदलती है, हाँ, खुशी हर साल नहीं बदलती। खुशी अच्छा, आदमी रहना एक गुण है, खुश हाँ, रहना हाँ, आदमी को सीखना पड़ता है, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। हाँ, आप सिर्फ सफलता के भरोसे खुश नहीं रह सकते। हम्म, सफलता जीवन में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी खुशी है, अच्छा, क्योंकि कन्वर्सन ये है कि हम खुश रहने के लिए काम करते हैं, ना कि सफल होने के सफल लिए। होने के लिए हमें ऐसा लगता है कि हम सफल होंगे तो ही खुश खुश होंगे, होंगे, हाँ, खुशी को हम उससे कनेक्ट कर कनेक्ट लेते कर हैं, लेते हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है। तो अच्छा, मैं आपको अपने 25 साल 30 साल के जो काम में हाँ, मैंने हर लेवल पर काम किया, अपना बिजनेस भी किया, पार्ट भी किया, पैसा भी हाँ, कमाया। हाँ, अब हर साल जैसे मैं आपको बता रहा था कि सफलता के मायने बदलते रहते हैं, मैंने देखा कि जीवन में आपका परिवार, आपके बच्चे, हम्म, आपके मित्र, हम्म, ये आपको सुख देते हैं, इनसे खुशी मिलती है। हाँ, और आपका करियर, हम्म, आपकी सैलरी, हम्म, और ये सब सफलता में आते हैं। हाँ, दोनों के लिए अलग अलग काम करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि सफलता के लिए विराट कोहली मैदान में जाते हैं, हाँ, सेंचुरीज बनाते हैं, हाँ, लेकिन खुशी के लिए उनको वापस परमानेंट के यहाँ जाना पड़ता हाँ, है। सर सही बात है। तो वो खुशी कहाँ मिलेगी और सफलता कहाँ मिलेगी, सफलता से खुशी का क्या कनेक्शन है, जब हाँ, तक अपन इस पर गंभीरता से विचार नहीं करें, बहुत सारी चीजों को हम समझते नहीं हैं। हाँ सर, मैं अभी तक यही समझ रहा था कि अगर सक्सेस हो गया तो हैप्पीनेस तो अपने आप आ जाएगी, बट आपने तो ये बहुत बढ़िया बात बताई कि सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों ही अलग है। ये बिल्कुल अलग चीज है। हमें चीजों को बहुत गहराई से समझना नहीं आता, वो हमारे दुख का बड़ा कारण बनती है। हम्म, हमें चीजों में फर्क करना नहीं आता, ये दुख का बड़ा कारण बनती है। हम्म, हमें सफलता के और खुशी के मतलब को समझना पड़ेगा। हम हम्म, खुश कब होते हैं? कि सफलता, कई बार हमने जीवन में बहुत सारे सफल लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। हम्म, मिलियंस ऑफ द कंपनीज ऐसी हैं जिनके मिलियंस डॉलर्स कमाने वाली कंपनी, एक डेबू कंपनी थी, उसके मार्ग में 27वें माले से नीचे उतर के आत्महत्या की। ओके, आत्महत्या करने वाले लोगों में मैक्सिमम लोग आपको पैसे वाले मिलेंगे। अगर हम्म, पैसा सफलता का मापदंड होता तो वो आत्महत्या क्यों आत्महत्या करते नहीं हैं? कर रहे होते हैं। हाँ सर सही बात है। कभी गरीब आदमी आत्महत्या क्यों नहीं करता? आपने सोचा कभी कि कोई गरीब आदमी आत्महत्या नहीं करता? हम्म, हमेशा पैसे वाले लोग ही आत्महत्या करते हैं। हम्म, उसकी वजह क्या है? कि हम सफलता के मायने नहीं समझते। हम्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें चीजों को गहराई से समझना पड़ेगा हाँ, कि सफलता क्या है, और हैप्पीनेस क्या? हैप्पीनेस क्या है। तो मैं अपने मेरे को ये बहुत पहले समझ में आ गया था, जब हाँ, मैं अपने करियर के प्रारंभिक चरण में था, हाँ, कि जीवन में आवश्यक क्या है। मैंने हम्म, किसी अपने बॉस से ये पूछा था लाइफ में हम्म, कि अच्छी कंपनी क्या हो। जब मैं पहले जॉब करता था तो मैंने अच्छी कंपनी क्या होती है, हम्म, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार
आपका बॉस ऐसा होता है ना, बेस्ट वही कंपनी अच्छी होती है अगर आपका बॉस अच्छा है, जिससे आपका रोज काम पड़ता है ना, हाँ अगर वो अच्छा है तो आपकी जिंदगी अच्छी है। अच्छी है। अगर हाँ आपका बॉस अच्छा नहीं है, आपकी कंपनी कितनी भी अच्छी हो, तो वो आपको रोजाना कुचल के करता रहेगा, रोज आपको हाँ प्रॉब्लम करता करता रहेगा। रहेगा। तो हाँ आपकी जिंदगी लोगों पर डिपेंड है, न कि फिजिकल चीजों पर। फिजिकल चीजों पे। बाकी जो जीवन का सूत्र मैंने जो पाया, जो मेरे को किसी ने बताया नहीं, मैं थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया, मैं सुबह जगता हूँ, थोड़ा सा हाँ आध्यात्मिक हाँ कुछ है व्यवस्थाएं जो मैं करता हूँ, अच्छा उनसे मुझे पता लगा कि जीवन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं: हाँ हेल्थ, मनी एंड टाइम। अच्छा जिस आदमी ने इस HMT फॉर्मूले को अपना लिया लाइफ में, वो हमेशा सुखी रहेगा। HMT फॉर्मूला। HMT फॉर्मूला में हेल्थ, मनी एंड टाइम, हाँ ये 3 चीजें ऐसी हैं जो जीवन में कमानी पड़ती हैं। और इन 3 चीजों में एक चीज अगर आपके पास नहीं है तो 2 चीजें वेस्ट हो जाती हैं। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो तो मनी आपका टाइम। पैसा आपका बेकार है। हाँ आपके पास समय है वो आपका हॉस्पिटल में गड़ जाएगा अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। दूसरी तरह से आते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपकी हेल्थ भी ठीक है और आपके पास में समय भी है, लेकिन अब आप पैसा नहीं, तो आप कैसे उपयोग कर पाएंगे? हाँ सही बात है सर। अगर आपके पास समय नहीं है, आपके पास पैसा भी बहुत है, आप स्वस्थ भी हैं, तो आप उपयोग कैसे कर पाएंगे? हाँ उसका आप कब कश्मीर जा पाएंगे, कब शिमला जा पाएंगे? आपके पास तो टाइम ही नहीं है पैसे का टाइम ही उपयोग नहीं करने के आपके लिए। पास तो। तो इन तीनों चीजों को कमाना पड़ता है, और जो इन तीनों चीजों को बैलेंस करना जानता है, जो इन तीनों को समान मात्रा में कमाना जानता है, वो आदमी जीवन में, मैं उसको सफल मानता हूं। उसको सफल मानते हैं। तो मैं अपने आप को सफल इसलिए मानता हूं कि इन तीनों चीजों के लिए मैंने काम किया है। आप अपनों के लिए सपने छोड़ते हैं या सपनों के लिए अपने छोड़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसका जिसने ठीक से प्लान कर लिया। यूजली सर ये होता है कि सपनों के लिए अपनों को छोड़ा जाता है। यूजली जो ऑडियंस कर रही है वो यही कर रही है कि सपनों के लिए अपने को छोड़ देती है, कि जैसे कि करियर में आगे बढ़ना है, सिटी स्विच करनी है, मूव करनी है, धीरे धीरे आप आपकी फैमिली से दूर होते जाते हो, तो यूजली यही कर रहे होते हैं। इसका भी मैं आपको बता देता हूं हाँ कि अपने सपनों के लिए छोड़ना और हाँ दूसरों के सपनों के लिए छोड़ना। अच्छा आज के दौर में, जैसे आपने फैमिली का भी जिक्र किया, हाँ परिवार में बड़ी समस्या चल रही है कि लोगों की बड़ी शिकायत है कि साहब हमारे बच्चे बाहर चले गए हैं, अपने कैरियर बना लिए, हमने उनके पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च किया, और वो वहीं से बैठ के आपके अंतिम संस्कार में वीडियो कॉल से अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हाँ अमेरिका से ही कर रहे हाँ हैं। हाँ तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सपने बच्चों के थे कि माता पिता के? वैसे माता पिता के कई बार माता पिता के सपने होते हैं, उनको पूरा करने के लिए बच्चे बाहर चले जाते हैं। हाँ और बाद में माता पिता इस बात के लिए पछताते हैं कि वो हमारे बच्चे हमारे ध्यान नहीं देते, हमारी तरफ आते नहीं है। अपने सपनों के लिए अपनों को छोड़ देना, ये तो बच्चे की गलती हो सकती थी, लेकिन सपने ही माँ बाप के हैं। तो उनके लिए बच्चों ने अगर आपको छोड़ दिया है, तो फिर इसमें मैं तो नहीं मानता बच्चों का कोई दोष है, जबकि सारे माँ बाप बच्चों को दोषारोपण करते हैं। हाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मतलब पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे हमारी सुनते ही नहीं है। अब आप इस पे आइए, बच्चे आपकी सुनते नहीं है। अगर आपने ये कह दिया कभी कि बच्चे आपकी सुनते नहीं है, ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बच्चों को फिदायीन बना देते हैं। अच्छा फिदायीन का मतलब आप समझते हैं? अपनी जान को जोखिम में डाल देना, अपनी खुद किसी दूसरे उद्देश्य के लिए मर जाना। अच्छा आदमी अपने जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ आप देखें ना, आतंकवादियों में ओसामा बिन लादेन वगैरह ने जो बच्चे पैदा किए हैं, जो आज भी फिदायीन पैदा होते हैं, वो दूसरे के बच्चे को फिदायीन बना देते हैं। आप अपने बच्चे को कुछ नहीं कर पा रहे हो, और फिर भी आप ये कह रहे हो कि बच्चे हमारी सुनते नहीं है। वो मतलब मरने के लिए मोटिवेट कर मरने के लिए, आप जीने के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहे, आप अपने साथ रहने के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहे, आप बच्चों को शादी के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहे। कहने से बच्चे हमारी सुनते नहीं है, शादी नहीं करते और बच्चे पैदा नहीं करते। हर माँ बाप की ये शिकायत है। एक आदमी दूसरे आदमी को मोटिवेट कर रहा है मरने के लिए, और आप उसे जीने के लिए भी प्रेरित नहीं कर पा रहे बच्चे, तो ये कमी किसकी है? इसका मतलब वो ज्यादा योग्य आदमी है। फिर आप इस गफलत में हैं कि बच्चे आपके हैं। बच्चे आपके हैं नहीं, जो आपके हिसाब से नहीं चल रहे, वो आपके बच्चे कैसे हो सकते हैं? सही बात है सर। इसका जो मूल कारण है, कई बार मैं देखता हूं कि माँ बाप को ये भी शिकायत होती है कि बच्चों को बच्चे हमारा ध्यान नहीं रखते, हमने सारी कमाई इन पर लगा दी है। मनुष्य पैदा नहीं होता। अच्छा, आप किसी बच्चे को मनुष्य नहीं कहते। मनुष्य पैदा नहीं होता, मनुष्य बनाया जाता है। पैदा बच्चा होता है, पैदा जानवर होता है। प्रकृति पैदा करती है, आदमी
अपने आप पैदा नहीं होता। हम्म। तो जो पैदा होता है वो जानवर की तरह पैदा होता है। हाँ बच्चा भी कहीं पेशाब कर जाएगा, हाँ, कुत्ता भी कहीं पेशाब कर पेशाब कर जाएगा, जाएगा। आपका पालतू जानवर भी कहीं पेशाब कर जाएगा। हम्म। तो बच्चा मनुष्य नहीं होता, हम्म। मनुष्य हमें बनाना पड़ता है। बनाना अब पड़ता है। माँ बाप जो हैं वो बच्चे को डॉक्टर बना रहे हैं, हम्म। इंजीनियर बना रहे हैं, ओवरसियर बना रहे हैं, इंस्पेक्टर बना रहे हैं, हम्म। आईटी हेड बना रहे हैं, हम्म। लेकिन मनुष्य बनाने पर उनका कोई विचार नहीं। विचार नहीं है। हाँ प्रकृति का गुण क्या कहता है? दुनिया में हर प्राकृतिक प्राणी हाँ अपने बच्चों को पालता है, ये किसी पर कोई एहसान नहीं करता। हाँ। कोयल, कुत्ता, बिल्ली, शेर अपने बच्चों को पालते हैं। पालते हैं, हाँ सही बात है। माँ बाप को कोई नहीं पालता, किसी जानवर को नहीं देखा हुआ अपने माँ हाँ बाप कि को माँ बाप पालते को हुए। पालता है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य। मनुष्य पालता है, हाँ लेकिन मनुष्य तो हमने बनाया नहीं ना। हाँ, मनुष्य हमने तो बनाया जो नहीं। मनुष्य है वही माँ बाप को पाल रहा है। जो हाँ माँ बाप के साथ नहीं है, माँ बाप को नहीं पाल रहा है, वो शरीर से मनुष्य दिख सकता है आपको, वो मनुष्य है नहीं, वो जानवर है। प्रकृति के विपरीत अगर नहीं बना वो, तो वो जानवर है। जानवर है। आज भी अगर वो बच्चा, अब आपका बच्चा कहीं भी पेशाब कर जाता है आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर वो 18 साल का होकर पेशाब करने जाएगा आपके कमरे में, हाँ हाँ, तो इसका मतलब आपने उसे मान लिया कि बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं है, हाँ तब मान लिया। तो प्रकृति के विरुद्ध आचरण करने लग गया, प्रकृति के विरुद्ध या प्रकृति के विपरीत आचरण करने लग गया, क्योंकि वो मनुष्य बन गया है। हाँ। तो हमें कहाँ मनुष्यता देखनी है? अगर हमने मनुष्य पैदा नहीं किया, हमने मनुष्य नहीं बनाया, हमने बच्चों में संस्कार नहीं डाले। कई बार लोगों में ये होता है कि भाई हम संस्कार क्या डालते हैं, हम तो नौकरी कर रहे थे, हम पैसा लगा रहे थे, उनको यही नहीं पता संस्कार कैसे डाला जाता है, संस्कार है क्या। फिर दूसरे कहते साहब हमने तो संस्कार पूरे दिए। संस्कार लेता कहाँ से है बच्चा? बच्चा आपके कर्मों से संस्कार लेता है, आपकी बातों से नहीं लेता। तो मतलब संस्कार है क्या सर? राउत, संस्कार हम जो कृत्य करते हैं, हम जो काम करते हैं, ये हमारे बच्चे सुनते हैं, देखते हैं। तो सुनने से ज्यादा देखने से उनमें संस्कार आते हैं। अगर हम अपने बच्चे को रोज कहेंगे कि वो सच बोले, झूठ बोलना पाप है, लेकिन वो अपने पिता को रोजाना झूठ बोलते देख रहा है, तो वो झूठ बोलेगा या सच बोलेगा? झूठ ही बोलेगा सर। झूठ बोलेगा। इसका मतलब बच्चे देखने से सीखते हैं, न कि सुनने से। हम जितना आंखों से सीखते हैं, इतना कानों से नहीं सीखते। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम बच्चों में जो हम बोल रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ जो बात कर रहे हैं, अगर हम अपने घर में बैठ के अपने घर वालों की बुराई कर रहे हैं, अपने भाइयों की बुराई कर रहे हैं, तो बच्चों को संस्कार जा रहा है। वो पहले दिन से तैयार हो रहा है कि यार ये चाचा हमारे अच्छे नहीं है, ये हमारे ताऊजी अच्छे नहीं है, क्योंकि वो रोज सुनता है माता पिता का कन्वर्सेशन। अपने पिता की बुराई अगर बेटा कर रहा है तो अपने बाप के लिए तैयार हो रहा है। सही बात। और फिर वो कहता है बेटा ऐसे बोल रहा है। तुमने कभी ना कभी अपने पिताजी से बोला होगा, जिनके भी बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं, उन्होंने कभी ना कभी, मेरा दावा है ये, अपने पिता से बदतमीजी जरूर की होगी। कई लोग ऐसे हो जो शब्दों से बदतमीजी नहीं कर पाते, वो मन में ही सोच के रह जाते हैं, उनको भी मैं संस्कारी लोग नहीं कहता। कि मन के अंदर ही। जिन्होंने, अगर आपने ऐसा सोच लिया कि यार कितना गंदा आदमी है मेरे बारे में, आपने बोला नहीं, तो भी मैं इसको अच्छा नहीं मानता, उसका संस्कार पैदा हो जाएगा। वो संस्कार आपको आपके बच्चों में दिखाई देगा। महात्मा गांधी का जो हिंसा का सब्जेक्ट है, उसमें वो कहते हैं कि हिंसा 3 तरह की होती है। अच्छा। एक मन की हिंसा, एक कर्म की हिंसा, एक वचन की हिंसा। केवल किसी को मारना पीटना ही हिंसा नहीं है। हम ऐसा समझते हैं कि किसी को मारना पीटना ही हिंसा है। महात्मा गांधी के तीनों कंसेप्टों में बहुत क्लियर है कि अगर आप किसी से बुरा बोल रहे हैं तो आप उसके हिंसा कर रहे हैं। अगर हमने किसी को मन से भी ऐसा लिया, ये हरिजन है, ये फला है, अरे यार ये कितना गंदा है, ये कितना वो है, ये उसके साथ हिंसा हो गई। आप किसी सुंदर स्त्री को देख के, किसी लड़की को देख के आपको ऐसा लगता है कि और ऐसा कैसा, आपके विचार जैसे भी हैं, आपने उसके साथ जो भी है ना, अपना संस्कार तो बना लिया, उसके साथ भले कुछ ना हो। तो संस्कार वो है जो देखे बिन देखे अनजाने बोलने चालने, धीरे धीरे आपकी जीवन शैली का एक अंग है। वो बच्चों में आप खुराक की तरह जा रहा है। जैसे आदमी रोटी खाता है, उसे पता नहीं था वो प्रोटीन खा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट खा रहा है कि वसा खा रहा है, ये तो वैज्ञानिक नाम है इनके। बाकी तो सिंपल कहता, मैं तो सर रोटी खाई थी, मैं तो नहीं खाया कार्बोहाइड्रेट। ऐसे ही संस्कार जाता है कि आप जो बातें करते हैं वो धीरे धीरे बच्चे के संस्कार बन रही हैं, चली जाती है। सर मतलब कि ऐसा होता है कि आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, और सबको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे आजकल सब कुछ आ जाता है, यूट्यूब पे सब कुछ आ जाता है। तो क्या सच में स्मार्टफोन आने से, लैपटॉप आने से, टेक्नोलॉजी आने से सब लोग ज्ञानी हो चुके हैं? क्योंकि हर कोई ज्ञानी बना फिर रहा है, हर कोई किसी ना किसी टॉपिक पे बात कर रहा है, हर कोई ज्ञानी बना फिर रहा है, तो सब ज्ञानी बन चुके हैं क्या?
देखिए, मैं फिर आपको दोबारा यही बात, जब भी आप मेरे से बात करें, मैं आपको बताऊंगा कि शब्दों को गहराई से समझना, उनके फर्क को विभेद करना, हालांकि ये आध्यात्मिक गुरु का काम होता है कि वो आपको शब्द भेद बतलाता है। हमें सिर्फ शब्द का अर्थ पता होता है, शब्द का भेद पता नहीं होता। अगर आप किसी को कहेंगे एप्पल माने सेब, और उसने जीवन में कभी सेब खाया ना हो, सेब कभी देखा ना हो, तो वो समझ तो लेगा कि एप्पल माने सेब होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि सेब कैसा लगता है, उसका टेस्ट क्या होता है, उससे खाने से क्या फायदा होता है। तो हम शब्दों को गहराई समझे, जैसे अभी आपने कह दिया सब ज्ञानी हो गए हैं। अभी आप जो भी व्हाट्सएप पर या जो भी फेसबुक पर जो लोग चल रहे हैं, हमें सूचना का और ज्ञान का मतलब समझना पड़ेगा। सूचना क्या है और ज्ञान क्या है, इसका फर्क समझना पड़ेगा। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सबको बताइए सूचना की क्रांति चल रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट इज नॉट नॉलेज टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि सूचना का बड़ा प्रसार। सूचना का मतलब है सूचनाओं का यहाँ से वहां पहुंच जाना। आज आपके पास मोबाइल है, आप अमेरिका बात कर रहे हैं, आज आपके पास इंटरनेट है, दुनिया की जानकारी मिल रही है, इट्स होल आर इंफॉर्मेशन। आज फेसबुक से भी जो मुझे मिला है, जो मैं आपको दे रहा हूं, ये भी इंफॉर्मेशन है, इसको ज्ञान मत मान लेना। ज्ञान बिल्कुल अलग चीज है। अच्छा। जब इंफॉर्मेशन का संकलन करके इंफॉर्मेशन को आदमी अपने अनुभव से देखता है तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ओके। जब आदमी अपने शरीर पर करता है उसको, आप इंफॉर्मेशन क्या है, जिम जाने से शरीर अच्छा होता है, इट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन। क्या इससे शरीर अच्छा हो जाएगा? नहीं। आप जिम जाइए, जिम जाके उनको उठाइए, आप डंबल्स करिए, आप सब काम करिए, तब आपको पता लगेगा, जो आपको आनंद आएगा, जब आपके शरीर पर आएगा, तब आप कह सकते हैं नहीं ऐसा करने से ऐसा होता है। क्योंकि तब आपने नॉलेज ली है। एक सिगरेट नहीं पीने वाला आदमी अगर ये कह रहा है कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन एक सिगरेट पीकर अपने फेफड़े खराब करके 30 साल का आदमी ये कह रहा है भाई कि आप बेटा सिगरेट मत पिया करो, ये आपके फेफड़े खराब कर देगी, वो ज्ञानी है। ये फर्क है इन्फॉर्मेशन का और नॉलेज का। तो आप जिनको अभी इन्फॉर्मेशन, जिस दिन ये समझ में आ जाएगा लोगों को कि इन्फॉर्मेशन क्या, आज आप हर गली में कोचे में कथाएं चल रही हैं, बड़ी धार्मिक वातावरण बना हुआ है, पार्कों में राम कथा चल रही है, कहीं भागवत चल रही है, इन्फॉर्मेशन सबको अच्छी लगती है। अच्छी बात किसको अच्छी नहीं लगेगी? लेकिन वो आदमी अच्छा नहीं बनता, क्योंकि आदमी अच्छा बनाने के लिए ज्ञानी होना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, सबको पता है, ये रामायण में ये लिखा हुआ है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने ये लिखा है, वो सब बातें अच्छी लगती हैं। वो उतनी देर के लिए काम करती हैं जितनी देर वो वहां बैठा हुआ है। समझिए सर। आपके इस लास्ट क्वेश्चन से, मतलब जो आंसर था उससे मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि सर हर जगह कथाएं हो रही हैं जैसा आपने कहा, तो हर कोई धार्मिक बनता फिर रहा है क्या? या धर्म और अध्यात्म इनमें भी कोई डिफरेंस है, या दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्या है? क्योंकि जो धर्म कर रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि मैं आध्यात्मिक हूँ, या जो आध्यात्मिक चीजें कर रहा है वो ऐसा, उसको भी ऐसा लगता है कि मैं धार्मिक हूँ। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस नहीं है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। अच्छा। इनमें उतना ही डिफरेंस है। कई बार चीजें बहुत क्लोज होती हैं तो समान लगती हैं। जैसे आपने एक हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। तो साधु संत तुलसीदास जी ने एक साथ लिख दिया, तो ऐसा लगता है साधु और संत एक ही होते हैं। जिसके 99% लोगों को साधु और संत तो एक ही होते हैं। साधु संत एक ही होते हैं। साधु स्टार्टिंग है, संत एंड है। अच्छा। जमीन आसमान का फर्क है। ओके। साधु प्राइमरी क्लास है, LKG, और वो PhD है संत। ओके। संत भगवान का प्रारूप है। साधु साधक या स्टूडेंट को बोलते हैं, जो भी कक्षा में आया है, साधक को बोलते हैं, जो भी तैयारी कर रहा है, वो साधु है। तो कई बार आप जब चीजों को साथ साथ बोलते हैं, जैसे आपने अभी अध्यात्म और धर्म को साथ बोल दिया, तो आपको लगा कि अध्यात्म धर्म एक ही चीज है। अभी 99% लोग ऐसा ही मानते हैं कि अध्यात्म धर्म एक ही चीज है। धर्म और अध्यात्म में जमीन आसमान का फर्क है। आदमी की आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए, धार्मिक उन्नति। धार्मिक जो है वो धर्म आदमी को कुछ कट्टर बनाता है, अध्यात्म आदमी को कट्टर नहीं बनाता। कभी किसी संत को किसी की बुराई करते नहीं सुनोगे। धर्म के लोगों को लड़ते हुए देखोगे आप, हम धर्म के लिए बलिदान होते देखोगे आप। अध्यात्म कभी बलिदानी नहीं मानता। ओके। धर्म लड़ने के, दुनिया में जितने भी आज तक हत्याएं हुई हैं, जितने भी लोग मरे हैं, जितने भी आज समस्याएं चल रही हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो इजराइल का और हमास का चल रहा हो, चाहे वो फिलिस्तीन का चल रहा हो, चाहे हिंदू का और मुसलमान का चल रहा हो, पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, सब में धर्म है। हाँ सर। सत्ता की लड़ाइयां चल रही हो, सब में धर्म है। धर्म शराब की तरह है।
इस मदहोशी में कुछ भी करवा लो किसी से। अभी आप इस्लाम खतरे में है, हाँ। अभी सारे लोग मिलके आ जाएंगे इस्लाम कि खतरे में खतरे में, हाँ। है। हाँ। इंसान खतरे में एक भी आदमी नहीं आएगा, हाँ। किसी को बचाने नहीं जाना चाहता कोई आदमी। हाँ। जबकि इंसान इंसान के काम आएगा, इस्लाम काम नहीं आएगा। इस्लाम काम में नहीं आएगा, सही बात है। इस्लाम वो कमरा है हाँ। जिसमें 4 लोग आकर बैठते हैं। कमरा काम नहीं आता, लोग काम लोग आते काम हैं। आते हैं। हाँ। लोगों से वैल्यू है कमरे की, कमरे से लोगों की वैल्यू है। हाँ। आध्यात्म ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम है। माध्यम है। धर्म ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम नहीं है। हाँ। धर्म से तो विक्षिप्ति ज्यादा आती है। हाँ। तो मतलब जैसे कि धर्म से आपने कहा कि धर्म से ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो इसमें एक जो है वो ये है कि इंडिया में या भारत में, ठीक है, चुनाव जब होते हैं, ठीक है, तो 2 पार्टीज हैं जिनकी मैं बात करता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस जी। ठीक है। तो जो धार्मिक मेंटेलिटी से अगर देखा जाए तो मैं सर सीधा सीधा, अगर कुछ गलत हो तो आप बताना, मुझे ऐसा लगता है कि सब धर्म के हिसाब से चुनाव करते हैं, ठीक है। हिंदू है, बीजेपी को चुन रहे हैं, ठीक है। मुस्लिम है, कांग्रेस के साथ चुन रहा है। तो मतलब आदमी वोट कैसे करता है, क्या किस तरीके से सोच के चुनाव करता है? देखो 90% लोग ऐसे होते हैं जिनकी मर्जी की कोई बहुत वैल्यू नहीं होती। अच्छा। वो प्रभावित होकर वोटिंग करते हैं। अब ऐसे तो मेरा राजनीति पे कोई बहुत ज्यादा मैं बोलता नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव होता है, जब कोई भी पार्टी सत्ता में आना चाहती है, जब कोई भी आदमी राजनीति में उतरता है, तो वो सुगम रास्ते देखता है कि पब्लिक तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे लोगों को प्रभावित किया जाए। हाँ। आज से 50 साल पहले या मेरे दौर में जब मैं 18 साल का हुआ था, तब लोग किसी और मकसद के लिए वोटिंग करते थे। तब मकसद कुछ और थे। कांग्रेस को एक कहा जाता कि इसने देश को आजाद कराया है, तो लोग कांग्रेस को वोट देते थे। बहुत दिन तक कांग्रेस इसी बात के लिए वोट लेती रही कि हम देश को आजाद कराने में कांग्रेस का बड़ा हाथ है। भारतीय जनता पार्टी जिसको अभी आप कह रहे हो, ये बहुत दिन तक 2 सीटों पर रही, 40 साल तक। इनकी कोई सत्ता में दूर दूर तक कुछ नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी 2 ही लीडर होते थे, 2 कोई लोग जानते थे। उस समय तक कोई किसी को जानता नहीं था। कांग्रेस में बहुत सारे लीडर थे। धर्म को राजनीति में हमारे देश में जहर माना गया। अच्छा। हमारे संविधान में ये निहित है कि कोई भी राजनीतिक दल धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करेगा, धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लेगा। ये आज भी है। लेकिन अब उसके शॉर्टकट निकाल लिए हैं। जैसे आप विज्ञापन देखते हो कई बार गुटखे का, लेकिन वो कहता है इलायची दाने का है। गुटखे का ऐड नहीं आ सकता, लेकिन अभी देखो कितने गुटखे के ऐड आते हैं, कितने शराब के ऐड आते हैं टीवी पे। लेकिन वो कभी तो कहते हैं ये गिलास का ऐड है, कभी कहते हैं ये पानी का ऐड है। ऐसे ही धर्म को बहुत बहुत ब्रिलियंटली राजनीति में मिलाने की कोशिश की जाती है। ओके। अगर मैं अपना एक संस्मरण बताऊं तो वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं राजनीति में कोई नहीं बोलता, लेकिन अभी जो बीजेपी सत्ता में है, ये सत्ता में बहुत पहले भी आ सकती थी। अच्छा। जब मिस्टर जिन्ना थे जिन्होंने पाकिस्तान का निर्माण कराया, अच्छा, जब उनको आजादी के बाद कांग्रेस के लीडर्स में अपना राजनीतिक भविष्य लड़खड़ता नजर आया, तो उन्होंने एक देश की परिकल्पना कर ली धर्म के आधार पे। और उन्होंने एक इस्लामिक कंट्री बना लिया, ये कहते हुए कि हिंदू और मुसलमान साथ, जो 200 साल से अंग्रेजों के गुलाम थे और साथ रह रहे थे, उनको कहा जी आजादी के बाद साथ नहीं रह सकते हिंदू मुसलमान। ये बहुत विपरीत प्रकृति है, विपरीत प्रकृति के। हाँ ना, उससे पहले साथ रह रहे थे, एक राष्ट्र का परिकल्पना हो गई। लेकिन यहाँ हमारी परिकल्पना ये थी कि नहीं, ये हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, यहाँ हिंदू भी रह सकते हैं, मुसलमान रह सकते हैं। जिनको यहाँ रहने के लिए छूट दी गई वो यहाँ रह गए, जिनको जाना था वो पाकिस्तान चले गए। बहुत दिनों के बाद इतनी 2 सीटों पर बैठे हुए बीजेपी को ये समझ में आया कि वो जिन्ना का कंसेप्ट ठीक था, तो उन्होंने धर्म को आधार बनाकर चुनावों में अपना करियर बनाना शुरू किया। और आज आप सत्ता में देख रहे हैं, ये धर्म का ही कारण है। ये धर्म का ही कारण है। वो किसी भी तरीके से प्रमोट करें, लेकिन हम बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा होगा तो। हाँ, ये जरूर है कि हिंदू हिंदू को डरा रहा है, मुसलमान मुसलमान को डरा रहा है। हिंदू कभी नहीं कहता इस्लाम खतरे में है, मुसलमान कहता है कि इस्लाम खतरे में। मुसलमान का नेता कहता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। हिंदू का नेता कहता है अगर आप बढ़ जाओगे तो कट जाओगे, डरा के रखो। डर एक बिजनेस है, एक व्यापार है। लोग पानी के लिए डराएंगे तो आरओ बेचेंगे। तो हर चीज भय को व्यापार बना रखा है। कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूंगा कि भगवान के मंदिरों में, कथाओं में आप जो भीड़ देख रहे हैं, उसमें भय भी एक बहुत बड़ा कारण है।
लोग अच्छा। भगवान के पास बैक ही वजह से जाते हैं, हाँ 90% लोग। हाँ कि ऐसा नहीं हो हमारा ऐसा हो जाए, कि ऐसा नहीं हो मेरा हाँ एक्सीडेंट हो हाँ जाए, ऐसा नहीं हो फेल हो जाऊं, ऐसा नहीं हो मेरा हो जाऊं। हाँ भाई, तो बह के लिए जो भगवान के पास जा रहा है, मैं हाँ। उसे कभी आध्यात्मिक नहीं मान सकता। आध्यात्मिक वो है जो ईश्वर को गहराई से समझता है, ना कि बांसुरी से, बांसुरी में। ना कि मोर मुकुट से। हाँ आज अगर भगवान राम आ जाएं और उनके पास धनुष ना हो, तो लोग भी मानने से इनकार कर देंगे कि तुम राम हो, रामो। हाँ। क्योंकि लोगों की आस्था धनुष में ज्यादा है, राम में कम है, बांसुरी में ज्यादा है, ज्यादा कृष्ण में कृष्ण कम कम है। है। अरे बोल, ये कैसे कृष्ण है, इनके पास तो बांसुरी भी नहीं है। हाँ तो हमने भगवान को भी वैसे, आज भी इंसानों में भी आ गया कि वैसे ये तो मर्सिडीज वाले हैं, हाँ हैं ये हाँ, फला वाले फला हैं। वाले हैं, तो हाँ हमारी पहचान वस्तु से बन गई है। हाँ हमने भगवान को भी ऐसा ही बना दिया है हाँ कि उसको वस्तु से पहचानने लगे हैं। हाँ। तो हमें चीजों को जब तक हम गहराई से नहीं समझेंगे, अध्यात्म को नहीं समझेंगे, धर्म और अध्यात्म में फर्क नहीं करेंगे, हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क नहीं करेंगे, तो हम ऐसे ज्ञानी रहेंगे। ये जो मैं इसको भावनात्मक ठगी बोलता हूं। आपको कोई इंफॉर्मेशन और नॉलेज का फर्क नहीं पड़ता है, तो आप किसी को भी ज्ञानी मान लेते हैं। इसी से आपकी भावनात्मक ठगी होने लगती है। फिर आप कहते हैं वो फला वो तो ऐसे निकल गए, फला महाराज ऐसे निकल गए, फला महंत ऐसे निकल गए, फला बापू ऐसे निकल गए, वो ऐसा हो। तो ये आपकी भावनाओं का कुछ छल हो जाता है, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन को ही वो माने। यार बहुत अच्छी बात कहते हैं, हो सकता है कल को मेरी बातें भी लोगों को ऐसी लगेंगी, यार बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ, ये सूचनाएं हैं, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है। मुझे कोई ज्ञानी समझने की भूल ना करे। ये सिर्फ सूचना है, मैं सूचना दे रहा हूँ। ये सूचनाएं आपकी जब काम आने लगेंगी, तो आपको ज्ञानी बना देगी। इस तरह से प्रोसेस है। हमारी जितनी पढ़ाई है सब सूचनाएं हैं। हाँ, उसमें से हमारे जितने टेस्ट हैं, परीक्षाएं हैं, सब मेमोरी के टेस्ट हैं। ज्ञानी नहीं बनाते हम स्कूलों में बच्चों को। हम इंसान नहीं बनाते, मनुष्य नहीं बनाते। इसलिए हमारा समाज खराब होता जा रहा है। हमारी शिक्षा पेट भरने के काम के लिए आती है। अच्छा। हम शिक्षा से केवल भोजन की व्यवस्था करते हैं। शरीर तक सीमित है हमारी शिक्षा, हमारी विवेक को जागृत नहीं करती। 10वीं क्लास तक तो हमारे जैसे बच्चों को ये पता नहीं होता कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। नहीं पता होता है सर। केवल ये पता होता है कि कोई टेस्ट देना है, कहीं नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग के हमारी शादी हो जाएगी, 2 बच्चे हो जाएंगे, काम हो जाएगा, बस हो गया। इसी के लिए हमने शिक्षा लिया। यही सर, मतलब इसमें ना एक ऐसा भी है कि हमारी जो स्कूली एजुकेशन है ना, मतलब मैं आपसे जस्ट जानना चाह रहा हूँ कि स्कूली एजुकेशन, उसमें सब कुछ, जितनी चीज़ें सिखाई जाती है, जितनी चीज़ें पढ़ाई जाती है, लाइफ में जब रियल एक्सपीरियंस के लिए आप उतरते हो, जब आपको पैसा कमाना है या करियर बनाना है, ठीक है, अपना बिजनेस सेट करना है, तो वो चीज़ें वहाँ कहीं काम नहीं आ रही होती है। आपको स्टार्टिंग से फिर आप एक स्टूडेंट बन जाते हो, फिर से आप लर्न करने लग जाते हो। तो मतलब मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या स्कूली सिस्टम में ये सब चीज़ें आनी चाहिए? ऐसा नहीं है, जो आपको पढ़ाएगा वो सब आपके काम आएगा। मैं इसको तो अब मैं डिनाई करता हूँ आपकी बात को। हाँ। जो नहीं पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाया जाना चाहिए, जो पढ़ाया जा रहा है वो व्यर्थ नहीं है। अच्छा। ये आप क्लियर करो। आपकी ABCD आपके सारी जिंदगी काम आनी है। 1 2 3 आपके सारी जिंदगी काम आते हैं। छोटा बड़ा आपके सारी जिंदगी काम आता है। शब्द ज्ञान आपको सारी जिंदगी काम आता है। इंग्लिश स्पीकिंग आपको हमेशा काम आता है। चीजों को समझना, जोड़ बाकी गुणा भाग सारी जिंदगी आपके काम आता है। आपके हिस्ट्री की नॉलेज आपको काम आती है, आपको केमिस्ट्री की नॉलेज काम आती है, आपको पता होना चाहिए तेल में क्या है, आपको पता होता है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। चीजें आपकी सारी काम आती हैं, लेकिन आपको जो बताया ही नहीं गया, उससे जब आपका सामना होता है तो यार ये मैं कहां सीखूं। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको बताया ही नहीं गया होता है, फिर भी ये मान लिया गया होता है कि आपको पता होना चाहिए। आप कभी ट्रेन में नहीं गए हैं, आपने एक टिकट ली और आप AC के डब्बे में बैठ के जाके, और TT जाते ही कहेगा भाई साहब यहाँ क्यों बैठ गए? बोलो भाई साहब ये तो मेरे को कहीं पता ही नहीं है किसी क्लास में कि AC के डब्बे में नहीं बैठ सकते। मैं तो समझता ये तो टिकट पूरी ट्रेन का है, तो ये डब्बा वहां नहीं जाएगा कि जहाँ मुझे जाना है। तो वो कहता नहीं यार ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी कई छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में कहते हैं, इसी को बोलते हैं कि इसको व्यावहारिक ज्ञान बोलते हैं। व्यावहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, किताबी ज्ञान से भी कहीं ज्यादा। आपको जीवन में वो चीजें काम आती हैं, आपका कम्युनिकेशन आपको काम आता है, आपका लोगों के साथ बर्ताव आपके काम आता है, आपके नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, ये साथ साथ चलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो अभी शिक्षा प्रणाली में है वो ठीक नहीं है, वो ठीक है, लेकिन बहुत कम है।
बहुत कम है। पर ये तो हमें बच्चों को बताना ही चाहिए हाँ, कि आप कोई पढ़ के डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। मैं जब भी मेरे बच्चों के पेरेंट टीचर मीट में जाता था, वो कहते सर ये इंग्लिश में कमजोर है, कोई हिंदी में कमजोर है, कोई कहते सर इसकी साइंस में ऐसा है। मैं कहा देखो, मैं आपसे कभी इस बात की शिकायत नहीं करूंगा कि इसके नंबर कम क्यों आए हैं साइंस में। मैं आपसे शिकायत केवल इस बात की करूंगा कि ये अच्छा नागरिक और अच्छा इंसान बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका बिहेवियर तो खराब नहीं है, ये बच्चों के साथ व्यवहार कैसे करता है, ये आपके साथ व्यवहार कैसे करता है। क्योंकि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बनेगा, वो फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, एक अच्छा लेकिन ये अगर ये अच्छा डॉक्टर नहीं बना, लोगों से कमीशन खोरी करने लगा, दवाइयां लिखने के पैसे लेने लगा, गरीब आदमी को मारने लगा, तो मुझे ऐसी संतान, ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए। पहले अच्छा इंसान बनाओ, अच्छा इंसान बना तो अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, अच्छा कलेक्टर बनेगा। अब आपने कलेक्टर तो बना दिया, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बनाया तो वो भ्रष्ट कलेक्टर बनेगा, वो भ्रष्ट करेगा, लोगों को कष्ट देगा, लोगों को दुख देगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपनी शिक्षा का स्तर ये जरूर रखें कि हम अच्छे इंसान पैदा करें पहले। अगर इंसान अच्छे हमने पैदा किए तो वो अच्छे डॉक्टर भी पैदा हो जाएंगे अपने आप, वो अच्छे इंजीनियर भी बन जाएंगे। हम इस पे बहुत काम करना पड़ेगा, सर मतलब कि 20-25 साल का एक आपका एक्सपीरियंस रहा है, वर्क एक्सपीरियंस की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो जब भी हम हमारा करियर सेट कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी टाइम पे आप फेलियर का सामना कर रहे होते हैं। तो और फेलियर जब भी होता है तो मतलब ऐसे डिमोटिवेट होना, या मतलब उससे डील कैसे कर सकते हैं फेलियर से? तो फेलियर अपनी अपनी थॉट प्रोसेस का विषय है कि आप किसको फेलियर कहते हैं। मैं इसको अटेम्प्ट कहता हूं। अच्छा, कई सारी चीजें, सीए बनना होता है, कभी भी नहीं कहता सीए वो फेल हो गया, वो सर मैं तीसरे अटेम्प्ट में हो गया, इसमें मेरा पेपर बैक रह गया। अब नए नए शब्द बन गए इस बात के लिए, बैक रह गया, इसका ये रहेगा। फेल्यूर शुरुआत है सफलता की, ये अटेम्प्ट है। ऐसे आप फेल्यूर नहीं कहते। फेल्यूर तब है जब आपने किसी काम को किया और पहले अटेम्प्ट में उसको छोड़ दिया, तो आप फेल हो गए। एक चींटी जिसमें बुद्धि नहीं है, वो जब छोटा सा दाना लेके चलती है और 5 बार 10 बार गिरती है, और फिर धीरे धीरे करके वो दीवार पे चढ़ जाती है। उसने अगर उसको फेल्योर मान लेना था तो वो पहली बार चढ़ती गिरती और दूसरा रास्ता बदल लेती। जब वो इस बात को फेल्योर नहीं मानने की तैयार, तो आपने उसको फेल्योर कैसे मान लिया? तो फेल्योर आप बहुत जल्दी अगर आप चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस रास्ते को बदल लेते हैं तो आपको फेल्योर है, वरना मैं इसको अटेम्प्ट मानता हूं। और अगर आप इसको अटेम्प्ट मानते हैं तो आप फेल नहीं हो सकते। हाँ, अगर रास्ता भी बदलना पड़े, तो किसी भी चीज तक, किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए ही फेल्योर होता है। तो किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपने कोई टारगेट बनाया होता है, उस तक नहीं पहुंचे, उसी को आप फेल्योर बोलते हैं। उसको पहुंचने के 5 रास्ते हो सकते हैं, 10 रास्ते हो सकते हैं। अगर आप इस रास्ते से नहीं जा रहे तो इस रास्ते से जा सकते हैं। तो उस रास्ते पर कोई बाधा है तो उसको बाधा मानिए, उसको अटेम्प्ट मान के उसको वापस आके दूसरा रास्ता चुनिए। उसको फेल्योर नहीं मान सकते। फेल्योर तो तब है आपने रास्ता ही बदल दिया, अपना लक्ष्य छोड़ दिया तो फेल हो गया। और इसी से है ना कहीं सबकी लाइफ में एक चीज़ और आ जाती है, फेलियर होता है, बहुत सारी चीज़ें, आप भी कोई डिसीजन ले रहे होते हो तो मतलब यूजली मेरे फ्रेंड सर्कल में या मुझ में भी कह सकते हैं आप, एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है ओवर थिंकिंग। कि ओवर थिंक करना, हर चीज़ के बारे में इतना सोचना। तो मैं कभी कभी खुद सोचता हूँ, जैसे कि मैं ओवर थिंक करता हूँ, तो मैं खुद कभी सोचता हूँ कि यार ओवर थिंक करने से क्या सही में अपन सही चीज़ कर रहे हैं या माइंड को ऐसे ही खराब किया जा रहा है? ओवर थिंकिंग सब्जेक्टिव होती है। ओवर थिंकिंग किस चीज के लिए कर रहे हो? ओवर थिंकिंग ये वर्ड अभी बने हैं, थिंकिंग होता था पहले। अच्छा, ओवर थिंकिंग क्या होता है मैं तो बहुत अच्छे से समझ में नहीं पाता। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि आपने ही तय कर लिया कि ये थिंकिंग से कहीं ऊपर की बात है, तो आपने उस पर ओवर जोड़ दिया, ओवर लगा दिया। थिंकिंग का मतलब है कि सब्जेक्टिव होती है, आप किस चीज पर विचार कर रहे हैं, कितनी देर विचार करना है। ओवर थिंकिंग जब भी होती है हमेशा इस बात के लिए होती होगी, मैं जो ऐसा सोचता हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे से कहीं कोई गलती हो गई है, मेरे से कहीं कोई भूल हो गई है, या मैंने ये काम जो किया वो ठीक नहीं किया, उसको लेकर आप ओवर थिंकिंग करते हैं कि भाई हाँ ऐसा क्यों कर दिया। एक्चुअली ओवर थिंकिंग एक लेवल के बाद में डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो 90% लोगों को है।
उनको आभास नहीं है। किसी को किस लेवल पर है, किसी को इस लेवल पर आ जाती है कि वो अपने कपड़े ही फाड़ने लगता है, तो उसको लोग पागल बोल देते हैं, ये पागल हो गया। अब इट इज कॉल्ड डिप्रेशन। कई लोगों को आपने सुना इसको भूत आते हैं, इसको प्रेत आते हैं, इट इज कॉल्ड डिप्रेशन। ये साइंटिफिकली ये डिप्रेशन की डिप्रेशन उसको भूत दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसको दिखता है, वैसे ही दिख रहा है, वो सही बता रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा क्योंकि आप डिप्रेशन में नहीं हो। डिप्रेशन में नहीं हो। वो डिप्रेशन में उसने एक ऐसी कल्पना की होती है दिमाग ने कि उसको वो चीज साक्षात नजर आती है। तो ये ओवर थिंकिंग का अगला जो लेवल है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको, आपका दिमाग को एक फीडिंग दी गई है कि आपको 100 रुपए मिले कहीं तो आपको जो 100 रुपए की खुशी होनी चाहिए। अगर आपको 1000 रुपए की खुशी हो रही है तो आप डिप्रेशन के मरीज हैं। मेडिकल साइंस में डिप्रेशन को नापने का या माइंड को नापने का या मानसिक आपकी बीमारी को नापने का कोई इक्विपमेंट नहीं बना। मैं आपके साथ आधे घंटे, आप साइकिस्ट जो होता है, जो मानसिक डॉक्टर होता है, वो आपके साथ आधे घंटे 1 घंटे बैठता है और आपसे साथ बातें करके अंदाज लगाता है कि आप कितने बीमार हैं। इसकी कोई मशीन बाकी सब चीजों की क्या मशीन है। आपके हार्ट की मशीन आ गई है, आपके टेस्ट हो जाते हैं सारे, आपके कार्बोहाइड्रेट कितना है, आपके बीपी वगैरह सबकी मशीन है। इसके मापने की कोई मशीन नहीं। वो आपके साथ बैठ के पूछेगा आपको जीवन में मजा आ रहा है, सब ठीक चल रहा है, कोई पुरानी बात पूछ लेगा कि मेमोरी कितनी है, मेमोरी का टेस्ट ले लेगा कि वो नेहरू जी को जानते हो क्या आप, नेहरू जी के बारे में सुना है क्या आपने, अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे, ये सवाल पूछेगा तो पता लगेगा हाँ ये 20 साल पहले भी लाइव था, उसको कनेक्टेड है, इसको पता है सब। तो वो ऐसे अंदाजा लगाता है। तो हम ओवर थिंकिंग जिस भी विषय पर कर रहे हैं, एक तो किसी एक गलती पर 2 बार सोचना भी मूर्खता है। क्योंकि आपके सोचने से कुछ होगा नहीं, कुछ चेंज होगा नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। आपको गलती को ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे नहीं करना, आगे तो अपने आप नहीं होगी, आपको ध्यान रखना है। किसी गलती पर पहले, अभी तो बच्चों के साथ नहीं होते, हमारे टाइम में तो क्या गलती होती, चांटा मार देते थे। अच्छा, पिताजी से कोई गलती हो गई, हमने तो पिताजी हमारी चांटा लगा देते। तो फिर वो याद अब जाके समझाऊं कि वो चांटा क्यों मारते थे। भाई अपने बच्चों को क्यों मारेगा, हिंसा क्यों करेगा अपने बच्चे के साथ। लेकिन क्या होता है, वो गलती ध्यान नहीं दी, चांटा ध्यान रहता है, चांटे के साथ गलती अटैच हो जाती है। जब आपको दंड दिया जाता है किसी चीज के लिए, तो ये आपको हमेशा याद रहता है वो दंड किस चीज के लिए मिला था। अगर नहीं दिया गया तो वो गलती दोबारा होने के चांस रहते हैं। तो हमारे बुजुर्ग बहुत समझदार थे, वो फट से जितनी बड़ी गलती हुई उतना ही मारा जाता है। जितनी बड़ी गलती, छोटी गलती है छोटा मार दिया, और याद भी नहीं, दोबारा कर लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तो गंभीर गलती है, दोबारा जीवन में नहीं होनी चाहिए, तो खूब मारा जाएगा। तो आदमी कहेगा भाई साहब एक बार पिताजी ने इतना मारा था मुझे, तो मेरे से ये गलती हुई थी, ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो ये उसका कंसेप्ट है। अब आपने बच्चों को मारना बंद कर दिया, आप इसे हिंसा कहते हैं, तो बच्चा गलती को 4-4 बार कर रहा है। गलती का रिपीटेशन बड़ी मूर्खता है। गलती होना कभी मूर्खता नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन एक ही गलती को दोबारा करना बहुत मूर्खता है। सही बात है सर। यहाँ आपने डिप्रेशन की बात करी, ठीक है, कि डिप्रेशन इस तरीके से आ जाता है, ठीक है, ओवर थिंकिंग के बाद बाद वाला जो स्टेज होता है वो डिप्रेशन होता है, ठीक है सर। आजकल है ना पार्क वगैरह में हर जगह ना अधिकतर लोग ना योगा कर रहे हैं जी, योगा मेडिटेशन ये सब कुछ चल रहा है। अब लोग फिट रहने के लिए योगा कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि फिट रहने के लिए योगा किया जाता है। तो फिर योगा और फिटनेस सेंटर के दोनों एक ही है? देखिए इनमें दोनों में बड़ा फर्क है, और बहुत बड़ा फर्क है। इनमें साधु संत वाला ही फर्क है। अच्छा थोड़ा सा मैं एलोबरेट करके बताऊं आपको। अब एक तो क्या कि सारे लोग अंग्रेज हो गए तो वो योगा बोलने लगे, जबकि आध्यात्मिक भाषा योग है। योग है, इंग्लिश में योगा बोलते हैं, और योगा को ही हमने प्राणायाम बना लिया, या उसको हमने फिटनेस सेंटर बना लिया योगा कि योगा केंद्र है तो वहां पे बस ये होगा। हाँ मैं थोड़ा सा बताता हूँ ये वर्ड कहाँ से आया। एक बहुत बड़े ऋषि हुए पतंजलि। अच्छा पतंजलि, ये बाबा वाले पतंजलि नहीं जो बिस्कुट बेचते हैं और ये तेल बेचते हैं, वो पतंजलि नहीं। पतंजलि ऋषि थे जिनके नाम पर ये काम चल रहा है। अष्टांग योग उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा। अच्छा उसमें योग के 8 अंग बताए। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ओके उस अष्टांग योग में 8 अंगों में से एक अंग है प्राणायाम। उस प्राणायाम को हम योगा नहीं कह सकते क्योंकि वो योग का एक अंग है। यम
के 5 अंग हैं, नियम के 5 अंग हैं और बाकी 6 अंग अलग हैं। तो ये टोटलिटी में तकरीबन 16 अंग 16 हैं। अंग हो गए। तो हम प्राणायाम को योगा नहीं कहने लगे, लेकिन हाँ। कह नहीं सकते। ये योग भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता में जो ज्ञान दिया वो योग युक्त होकर दिया। अच्छा। योग युक्त का मतलब होता है, मैं आज की भाषा में समझाऊं आपको, तो जिसके इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो गई वो योग से जुड़ गया। योग का मतलब होता है जोड़, अच्छा। यानी कि हाँ, जोड़ना। जोड़ना। हाँ, आपने योग। गणित में भी ये वर्ड सुना होगा, हाँ, योग। योग हाँ, माने जोड़, जोड़ना। हाँ, जो जोड़ना सिखाता है उसको योग बोलते योग बोलते हैं। हैं। अब जुड़ना किससे है? हाँ, जुड़ना प्रकृति से है। हाँ। आध्यात्म प्रकृति का ही एक रूप है। अच्छा। जुड़ना प्रकृति, जैसे ही आप प्रकृति से जुड़ेंगे, जैसे ही उस सेंटीमेंट से जुड़ेंगे, जैसे ही आप उस अध्यात्म से जुड़ेंगे, वैसे आप ऐसे समझो जैसे आपका इंटरनेट से कनेक्ट हो गया हो। फिर आपको सारी जानकारी इंटरनेट से मिलेगी। गंवार आदमी को भी सारी जानकारी मिलती है, वो इंटरनेट से पूछे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, फला युद्ध में कितने लोग मर गए, यहाँ कितने लोग आ रहे हैं, वो उसकी मुद्रा कौन सी है, इसका डॉलर कहाँ चलता है, डॉलर की कीमत क्या चल रही है, जो भी पूछना चाहें आप सब पूछ सकते हैं। सब पूछ सकते हैं। लेकिन वो कैसे हुआ? वो कनेक्टिविटी से हुआ। कनेक्टिविटी से। अगर आपका नेट कनेक्ट नहीं है, हाँ, आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं है, हाँ, तो आपको सारी जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये जानकारी आज तो ये ऐसे समझ सकते हो इंटरनेट के थ्रू, उस जमाने में तो इंटरनेट नहीं था। हाँ। तब लोग सीधे कनेक्ट होते थे। हाँ। योग युक्त होके वो बातें करते थे। भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, इतने सारे लोग उस युद्ध के मैदान में दिया अर्जुन को। वो जो संवाद उन्होंने योग में जो बताए, वो 16 अध्याय 18 अध्याय उसमें लिखे गए हैं। तो वो योग है। योग जोड़ का नाम है। ये एक्सरसाइज योग नहीं है, ये प्राणायाम है। आप अगर योग को समझ जाएंगे तो अध्यात्म को समझ जाएंगे, और अध्यात्म को समझ जाएंगे तो व्यक्तित्व को समझ जाएंगे। दुनिया में जो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है भारत में, वो श्रीमद् भागवत गीता है। वो गुरु शिष्य संवाद। आज हम और आप जो कर रहे हैं, ये भी एक संवाद है। दुनिया में जितनी भी बातें हुई हैं, वो गुरु और शिष्य के संवाद की तरह हुई है। किसी आदमी के दिमाग में जिज्ञासा पैदा हुई, किसी गुणी जन ने उसका उत्तर दिया, इसी से ग्रंथ बन गए। दुनिया में सब जगह ग्रंथ पूजे जाते हैं, भगवानों की पूजा कम होती है, हिंदू धर्म में ही होती है। बाकी सब जगह या तो कुरान, मुसलमानों में कुरान पूजी जाती है, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों में पूजे जाते है ना, ईसाइयों में बाइबल पूजनी है, ऐसे हमारे यहाँ गीता पूजनी है। ये क्या है, क्यों है ये पूजनी है? क्योंकि इनमें गुरु की तत्व लिखे हुए हैं, गुरु की बातें लिखी हुई हैं। उन्होंने जो बोला है वो लिखा, वही ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म है। इस गहराई से जब हम अध्यात्म को समझते हैं तो हमें पता लगता है ये प्राणायाम, हाँ इंपॉर्टेंट है प्राणायाम। एक शरीर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। आपका हार्डवेयर ठीक रहेगा, इसकी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपकी सिम नहीं है मोबाइल में, आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, आपकी नेट नहीं है, तो आपका कितना भी अच्छा हैंडसेट हो, आप कहीं नहीं जुड़ पाएंगे। ऐसे समझिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से। आपका मोबाइल खूब अच्छा है, बोला एप्पल का है जी, इतने का है, इसमें सारे फीचर हैं, लेकिन क्या है, बोलो सिम नहीं डल सकती इसमें, तो वो किसी काम का होगा? ऐसा मोबाइल किसी काम का नहीं हो सकता। वो क्या जानकारी देगा आपको? नहीं देगा। वो आपका नेट चलाएगा? नहीं चलाएगा। तो ये कनेक्टिविटी, जोड़ का, कनेक्शन का नाम योग है। ये किसकी जितनी बेहतर है, वो उतना ही आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति है, वो उतना ही बड़ा संत हो सकता है। आपने इसको ये सुना होगा, बहुत बड़े संत हैं। कई बार आपने एक वर्ड सुना, वो संतों के लिए पहुंचे हुए संत हैं। पहुंचे हुए संत हैं। पहुंचे हुए का मतलब डेस्टिनेशन पर है वो पूरा रास्ता बता देंगे आपको कि कैसे मैं कहां से कैसे चल के आया था। वो पहुंच गए हैं वहां जहां पहुंचना चाहते हैं। ओके। तो अध्यात्म आपको सब कुछ सिखाता है। मैं बोल रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें आपको, नहीं तो आप फर्क नहीं कर पाते हैं। आपको अभी भी योगा ये लग रहा है जी, प्राणायाम और योगा दोनों एक चीज नहीं है। एक शरीर को शरीर स्वस्थ रखना मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी कोई क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। आपका प्राणायाम ठीक है, लेकिन आपको इसी को आधार, अच्छा शरीर ही सब कुछ नहीं है, आप शरीर से करते क्या, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, सही बात है। आपका शरीर फिट है, आप ऐसे घूमते रहते हैं, बस मोटरसाइकिल लिए पर तेल फूकते रहते हैं, तो आपको सारे लोग कहते हैं ये क्या करते हैं, भाई साहब लोफर आदमी। चलो सही बात है। आपके शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, हार्डवेयर की कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। आप समझिए, आपका मेरा और मोदी जी का हार्डवेयर सेम है,
दो आंखें उनके हैं, दो मेरे हैं, हाँ, उनके भी एक नाक है, मेरी भी एक नाक है, उनके भी हाँ, दो कान है, मेरी भी दो कान है। हाँ, तो फर्क क्या है? फर्क सॉफ्टवेयर का है। सॉफ्टवेयर है। हाँ। सॉफ्टवेयर का फर्क आपको कीमती बनाता है। हम बच्चों के सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर रहे, हाँ, हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं। हार्डवेयर पे काम इसको ये कर खिला दो, इसको ये पिला दो, इसकी हाँ। कटिंग यहाँ करवा दो, इसका वही करवा दो, ये सब हाँ। नीति ऑल हार्डवेयर। हार्डवेयर हाँ। इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह रहा, हाँ। सॉफ्टवेयर करेगा ही काम हार्डवेयर में, हाँ, और स्वस्थ हार्डवेयर में स्वस्थ सॉफ्टवेयर काम करेगा। काम करेगा। लेकिन हार्डवेयर को ही सब कुछ मान ले, ये ये भूल है। गलती है। आपने अध्यात्म की बात करी, एक क्वेश्चन है ना, मतलब मुझे बहुत क्यूरियस करता है, मैं बहुत अधिकतर उसके बारे में सोचता भी हूँ। लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे ना वैसा फल मिलेगा, ऊपर जाने के बाद तुम्हें उसका सब कुछ फल मिल जाएगा। तो ये क्या सच बोलते हैं क्या जो भी बोलते हैं? देखिए, इसके पीछे भी बड़ी गहरी भावनाएं हैं। ये गीता में लिखा हुआ है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। हिंदू मेथोडोलॉजी में दुनिया के सामने मेरे के हिसाब से सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सब कुछ अगर भगवान के हाथ में है तो इंसान के हाथ में क्या है? लेकिन जब भगवान ये कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे आप वैसे आपको फल मिलेंगे, तो फिर भगवान के हाथ में क्या है? फिर तो सब इंसान के हाथ में। सब इंसान के हाथ में। और सत्ता दो जगह तो नहीं हो सकती, सब कुछ मेरे हाथ में है या सब कुछ भगवान के हाथ में है। इन दोनों प्रश्नों के बीच में पूरा मानवीय सभ्यता संस्कृति सब आज तक क्वेश्चन फ्रेम में है कि सब मेरे हाथ में है कि भगवान के हाथ में है। जब यही सवाल अर्जुन ने भगवान से किया कि सब कुछ मेरे हाथ में है या आपके हाथ में, ये मैं कंफ्यूजन है ये। कभी तो आप कह रहे हो तू तो युद्ध लड़, सब कुछ मैं कर लूंगा, मैं देख रहा हूँ, सब मैं लड़ रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ सबको, तेरा कोई जोड़ नहीं। और एक तरफ आप कहते हो कि तू युद्ध लड़ के मतलब तेरे हाथ में, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो फिर आप कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए इतने सारे अध्याय लग गए गीता में, ये समझाने के लिए कि तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। एक व्यक्ति का निर्माण कैसे होता है, व्यक्तित्व कैसे बनता है, क्या खाने से बनता है, क्या पीने से बनता है, एक आदमी अच्छा कैसे बनता है, एक बुरा कोई करना नहीं चाहता, बुरा कोई बनना नहीं चाहता। जब भी दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है, तो कौन सी ताकत है जो इनको बुरा बनाती है? कौन है जो मुझसे और आपसे बुरा करवा लेता है? अगर वो कोई राक्षस है तो हम उसको पूजें, क्योंकि वो तो बड़ा पावरफुल है। हाँ, सही बात है। भगवान तो हमसे वो नहीं करवा पा रहा जो वो करवा पा रहा है। तो ये समझाने के लिए जब रज सत, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन तीन भागों में बांटा गया, गीता में ऐसे बांटा गया। और अगर इसको साइंटिफिक देखें तो पूरी दुनिया परमाणु से बनी है, और परमाणु तीन चीजों से बना है, वो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये तीन जो शक्तियां हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऐसे ही इंसान में तीन गुण होते हैं, रज, तम और सत। हर खाने पीने की चीज से लेके सब चीज तक इन तीन चीजों का ही सम्मिश्रण होता है। तो व्यक्ति का जो चरित्र वो इन तीन चीजों से बनता है, जिसमें जितना परसेंटेज है, ये फिर लंबा हो जाएगा कि मैं आपको गीता का पूरा ज्ञान देता हूँ, तो लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि साइंटिफिकली भी बड़ा क्लियर है कि रज, तम और ये जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनको आप बहुत क्लियरली ऐसे समझिए, एक स्टीयरिंग है, एक ब्रेक है और एक एक्सीलेटर है। इन तीनों के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। तो ये तीनों गुण होने बहुत जरूरी है, जिससे व्यक्ति को त्रिगुणातीत बोलते हैं। जब भगवान बनता है तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, तो उसको त्रिगुणातीत बोलते हैं। तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है। बाकी सारे लोग इन तीन गुणों से, जिसमें तमोगुण ज्यादा है वो क्रिमिनल आदमी बन जाता है। लेकिन तमोगुण भरते कैसे हैं, गीता में ये बताने की कोशिश की गई है कि तमोगुण कैसे भरता है। जब आप तामसिक खाना खाएंगे, तामसिक किताबें पढ़ेंगे, तामसिक टीवी, केवल आदमी तामसिक नहीं होता, चीजें भी तामसिक होती हैं, पुस्तकें तामसिक होती हैं। अच्छा, आप तामसिक साहित्य पढ़ेंगे, किताबें ऐसी पढ़ेंगे जो आपके शरीर की वो बढ़ाते हो, एक्साइटमेंट को बढ़ाते हो। आप ऐसा खाना खाएंगे जैसे आप नॉनवेज खा रहे हैं, आप मसाले ज्यादा खाते हैं, आप तीखा खाना खाते हैं, तो वो तामसिक खाना हो गया। आप सात्विक खाना खाएंगे तो आपके सात्विक गुण बढ़ेंगे, आप सात्विक लोगों के साथ रहेंगे, आपके सात्विक गुण बढ़ेंगे। तो ये जैसे जैसे आपके गुण आते हैं, तो इन गुणों से आपका निर्माण होता है। इसी अच्छे और बुरे आदमी में जब आप देखेंगे तो उसके बैग में जाएंगे तो पता लगेगा इसका खान पान ठीक नहीं है। इसलिए सबसे पहले इस पर किया जाता है कि हम खाते क्या हैं, हम पीते क्या हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसी से व्यक्ति का नाम। कभी दोबारा आप किसी पॉडकास्ट में बैठेंगे तो मैं आपको पूरा ये बताऊंगा जितना कि
एक्चुअल क्या है, हाँ, नेक्स्ट में चरित्र कैसे बनता चरित्र है। कैसे बनता है, हाँ, इस पर नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात नेक्स्ट करें। बात करेंगे। सर यूजली है ना, जब भी बैठे होते हैं, फैमिली के साथ बैठे होते हैं, आजकल फैमिली के साथ बैठो, दोस्तों के साथ बैठो, तो उनके साथ बैठते हुए वार्तालाप मतलब बातचीत कम हो रही होती है, हर कोई यूज़ कर रहा होता है अपना फ़ोन, उस पर चल रहा होता है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है। तो जो ये सोशल मीडिया है ना, ये लोगों के जीवन को बेटर बना रहा है या खराब कर रहा है? दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं किसी को जो खराब करती हो और जो अच्छा करती हो। अच्छा। उपयोग हम्म एक शब्द है, हम्म एक शब्द है सदुपयोग हम्म और एक शब्द है दुरुपयोग। दुरुपयोग है। उपयोग की कोई वैल्यू नहीं है, अच्छा। वैल्यू केवल सदुपयोग और दुरुपयोग की है। आप मोबाइल का या संसाधन का या अपने पैसे का, अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं तो उसमें या तो आप सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, कभी उपयोग जैसा कोई वर्ड नहीं होता। अब सोशल मीडिया बहुत उपयोगी है, मोबाइल बहुत उपयोगी है। उपयोगी दुनिया में जितनी चीज बनी है उपयोग के लिए बनी है, सदुपयोग के लिए बनी है। अब उनका कई लोगों ने सदुपयोग किया तो वो उसमें दूसरे तरीके से पॉजिटिवनेस में चले गए। पॉजिटिव जब चीजें बनती हैं तो उनको सदुपयोग या सद बोलते हैं, और जब नेगेटिव की तरफ जाती है तो उनको दुरुपयोग बोलते हैं। हाँ। दुर्व्यवहार कर रहा है आदमी या सदव्यवहार कर रहा है। अच्छा आदमी सदव्यवहार करेगा, बुरा आदमी दुर्व्यवहार करेगा। तो डिपेंड करता है कि आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया का सदुपयोग करेंगे तो अच्छे विचार भेजेंगे, अच्छी चीजें समझेंगे, अच्छी चीजें देखेंगे। हाँ। आज आपको कितना अच्छा टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली कि जो आप देखना चाहते हैं उसको 2 मिनट में समझ में आता है और वो आपको वो दिखाने लगता है। हाँ। आप एक कंटेंट देखेंगे, वो आपको वो कंटेंट के 10 चीजें देने लगेगा और आपको गिराता चला जाएगा। हाँ। ये समझने की चीज है कि आप गिरने लगेंगे तो गिरते चले जाएंगे और उठने लगेंगे तो उठते चले जाएंगे। ये आप पर वो डिसीजन आपको लेना है कि आपको उठना है कि गिरना है। बहुत सारे डिसीजन हैं जो आपको ही लेने हैं, जो आपसे ही पता लगेंगे कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया में आप कंटेंट देख रहे हैं या कंटेंट बना रहे हैं, वो भी तो दो लोग हैं ना। हाँ, सही बात है। आप कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं या आप क्रिएट ज्यादा कर रहे हैं। अगर आप क्रिएट करने लग गए तो आपकी आय बढ़ने लगेगी मोबाइल से। और आप कंज्यूम ज्यादा करने लगे तो आप पार्ट बन जाएंगे उसका। और आप जैसे कंज्यूम करने लगेंगे वैसे वैसा कंटेंट आपके पास आने लगेगा। तो ये जीवन में बहुत सीखने की बात है। फेसबुक से आप किसी चीज से सीख लीजिए कि आप देखिए कि पिछली बार हम जब कोई आदमी नया किसी शहर में उतरा है और उसे भांग खाने का शौक है, वो बहुत तेजी से भांग की दुकान ढूंढ लेता है। आपको सारी जिंदगी नहीं पता लगेगी, वो आपसे पूछ रहा है, आपके शहर में आया, भाई साहब यहाँ भांग का ठेका है क्या? बोला अगर मुझे तो नहीं पता, लेकिन उसने आते ही ढूंढ लिया। बोला तेने किसे ढूंढा? तो पहली बार जयपुर आया। ये डिपेंड करता है कि आपकी जैसी आस्था अंदर से होती है, जो आप ढूंढ रहे होते हैं वो आपको मिल ही जाता है। और जैसे वो आपको मिलता है फिर लोग आपको परोसने लगते हैं। तो अपने आप को आप कैसे अपना निर्माण कैसे कर रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप जैसा कंटेंट देखेंगे वैसा कंटेंट आपको मिलता चला जाएगा। तो आप सदुपयोग चीजों का करना सीखें, आप दुरुपयोग से बचें। और दुनिया में कोई चीज खराब नहीं होती। खराब आपका उपयोग की अवस्था होती है कि आप किस तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं। अपना चीनी भी नुकसानदायक नहीं है, दुनिया में तेल भी नुकसानदायक नहीं, सब फायदे के लिए है। गेहूं भी नुकसानदायक नहीं, चावल भी नुकसानदायक नहीं, उसका उपयोग और दुरुपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग की बात है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, विवेकशील लोग होते हैं, जागृत लोग होते हैं, वो हमेशा हर चीज का सदुपयोग करते हैं, सदव्यवहार करते हैं। आप जो खाने जाते हैं कहीं, वो लिखता है ना सुरुचि भोज, सुरुचि भोज मिलता है। वो सुरुचि का मतलब होता है आपकी अच्छी रुचि के अनुसार भोजन तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन आपकी कैसी रुचि है वो आपके लिए क्या बढ़िया, वो उनमें से छांट के खाओ आप। सही बात है। तो ये इम्पोर्टेंट है। जबकि इंसान है ना अपने करियर के लिए काम कर रहा होता है ना, अब आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, जब भी कोई अपने करियर की शुरुआत कर रहा होता है और करियर के लिए काम कर रहा होता है और करियर की पीक मोड पे होता है जिसमें उसको अपना ज़्यादातर टाइम अपने करियर के लिए देना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि उसके दोस्त, उसकी फैमिली थोड़ा पीछे छूटते जाते हैं।
तो वो ऐसा समझता है कि यार ये सब ऐसे ही चलेगा और अगर मुझे ग्रोथ लेनी है तो इसी तरीके से हो पाएगी। तो ये क्या दोनों चीजें बैलेंस करके करी जा सकती है, फ्रेंड, फैमिली और करियर? बिल्कुल करी जा सकती हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हम्म जो आप जिनके चेहरे पर थोड़ा सुकून देखते हो, सुख देखते हो, हम्म वो सब इनको बैलेंस कर रहे हैं। हम्म दुनिया में, जीवन में बैलेंस जो है ना, हम्म ये बहुत बड़ा वर्ड है। हम्म असल में देखा जाए तो बैलेंस ही लाइफ है। हम्म कैसे बैलेंस लाइफ है, मैं आपको बताता हूं कि ब्लड प्रेशर आदमी का हम्म 80 और 120 के बीच में रहना चाहिए। हम्म अगर वो डिसबैलेंस होता है तो आदमी को बीमार बोलते थे। हम्म आपका कोलेस्ट्रॉल इस लेवल पे होना चाहिए, हम्म आपकी शुगर इस लेवल पे होनी चाहिए, नहीं होगी तो मर गए आप, और आपकी ज्यादा बढ़ गई तो तो मर ब्लड प्रेशर डाउन हुआ तो आपको हाँ। प्रॉब्लम है, आपका अप हो गया तो तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, है। तो मतलब बैलेंस बना रहा है, बॉडी अंदर बैलेंस बना रही है। हर चीज का बैलेंस है। कार्बोहाइड्रेट इतना होना चाहिए, फैट इतनी होनी चाहिए, ये इतना होना चाहिए, यूरिया इतना होना चाहिए, यूरिक एसिड इतना होना चाहिए, तो ये मैग्नीशियम इतना होना चाहिए। ये हर चीज का बैलेंस है। उनकी उनकी अधिकता भी नुकसानदायक है। थायराइड की अब ये लेवल बढ़ गया है तो आपको नुकसान कर रही है, उसका नीचे आ गया है तो आपको नुकसान कर रही है। हाँ। बैलेंस इज द लाइफ। फैमिली में भी आपको बैलेंस बनाने का मतलब, आपकी पत्नी शादी होते ही आपकी जिंदगी नरक हो जाती है कई बार, क्योंकि आप पत्नी और माँ के बीच में बैलेंस नहीं बना पाते। केवल दो ही लोग हैं लाइफ जिनके बीच में आप बैलेंस नहीं बनाते, आपकी जिंदगी नरक हो जाती है। पत्नी को और माँ को उनके लेवल पर बैलेंस बनाना ये ब्रिलियंसी का काम है। आप अगर बैलेंस नहीं बनाएंगे, आपकी लाइफ को ये जहर बना देंगे। आप काम के बीच में और कल्चर के बीच में नहीं बनाएंगे, आप वर्क स्पेस के बीच में और फैमिली के बीच में बैलेंस नहीं बनाएंगे, तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। अब ये आपका ये सवाल हो सकता है कि अब मैं ये कैसे बनाऊं? ये तो मैं भी जानता हूं जो आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन बनाऊं कैसे? ये बनाने के लिए आपको छोटी छोटी चीजों को, जैसे आपका ब्लड प्रेशर ठीक कैसे रहता है कि आप घूमने जाते हो, आपका बैलेंस में कैसे रहता है? आपको मेहनत करनी पड़ रही है उसके लिए, आप जिम जाते हो, हैं? आपका कोलेस्ट्रॉल और ये कैसे बैलेंस में रहता है? आप खान पान पर ध्यान देते हो। तो ये आपका ऐसे ही पारिवारिक चीजों में, आपके दोस्तों और यारों में इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको, आपकी पत्नी और आपकी माँ के बीच में आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि मैं थोड़ा प्रयास करूं कि मैं जब आऊं ऑफिस से तो माँ के साथ 2 मिनट बात करूं, और अंदर जाऊं तो पत्नी के साथ बात करूं। और आप जिसके साथ भी रहें पूर्णतः उसी के साथ रहें 100%। हम कई बार ये गलती कर जाते हैं, जब माँ के साथ बैठे होते हैं तो अपनी बीवी दिमाग में होती है, और जब बीवी के साथ बैठे होते हैं तो हमारे दिमाग में होती है। जब हम ऑफिस आ जाते हैं तो हमारा घर पे ये याद आता है, अरे यार मैं वहां पे वो बिजली का बिल भी लेके आना था, वो बरसते में भर के आना था, और पता नहीं उसने वहां किया नहीं, हम घर फोन करते रहते हैं। और जब हम घर पहुंच जाते हैं तो हमें ऑफिस की चिंता शुरू हो जाती है कि पता नहीं वहां पे लैपटॉप में बंद करके आया कि नहीं करके आया। तो हम जहां हो 100% हो। हम शरीर और दिमाग के संतुलन को इस तरह से बनाएं कि हम शरीर और दिमाग साथ लेके जाएं। आपको जॉब पर यहां बुलाया गया है तो आपकी 2 चीजें साथ आनी चाहिए, आपकी बॉडी और आपका ब्रेन। अगर आप ब्रेन कहीं भूल गए तो सैलरी बॉडी की नहीं मिलती, बॉडी की मजदूरी मिलती है। बॉडी की मजदूरी, सबकी बॉडी की एक ही मजदूरी है, 500 रुपए रोज। मोदी जी भी अगर जाएंगे कहीं मजदूरी करने तो 500 रुपए रोज ही मिलेंगे। बॉडी फिक्स है, उसका तो एक कॉस्ट है कि भाई 500 रुपए रोज मजदूरी के मिलेंगे आपको। आपके सॉफ्टवेयर की, अगेन मैं कह रहा हूँ, आपके सॉफ्टवेयर से फर्क पड़ता है। सुंदर पिचाई का सॉफ्टवेयर अलग है, मेरा सॉफ्टवेयर अलग है, किसी और का, मोदी जी का सॉफ्टवेयर अलग है। तो हम इसको बहुत गहराई से समझें। मतलब स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क और हार्डवर्क भी, हार्डवर्क अब मैं कह रहा हूँ अगले 2-4 साल में हार्डवर्क की जरूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा, काय के लिए हार्डवर्क करेगा आदमी? सारी मशीनें काम करने लग जाएंगी, काय के लिए हार्डवर्क करेगा भाई? आपके छोटे छोटे काम तो करने लगे, कपड़े धोने की मशीन आ गई, और इसकी मशीन आ गई, आपके बर्तन मांजने की मशीनें आ गई, आपकी जेसीबी आ गई जो 100 मजदूरों का काम एक साथ कर देती है। तो आपके हार्डवर्क का मतलब ही नहीं रहेगा, फिर आपकी स्मार्टनेस ही काम आएगी। तो आपको स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है ये आपको समझना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें। आज मैं इन बातों को, जो मेरे पास बातें हैं या जो मैंने जीवन में सीखा है, मैं और 50 लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ। आज टेक्नोलॉजी है तो मैं पहुंचा पा रहा हूँ। कैसे पहुंचाएंगे? पहले जितने महान लोग पहले हुए हैं उससे ज्यादा महान लोग दुनिया में आज भी हैं, लेकिन लोगों की रीच नहीं बन पाई। लोगों को ठीक से समझा नहीं पाए, बता नहीं पाए, लोगों के पास माध्यम नहीं था। मीडियम होना बहुत जरूरी। तो सर जैसे कि आज के टाइम पे ना डाइवोर्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो लोगों को मतलब शायद आपकी वाली जो जनरेशन थी मेरे हिसाब से उसमें कम होते होंगे, और अभी वाली जो जनरेशन है उसमें बहुत ज्यादा हो रहे हैं।
तो अभी क्या मतलब एक मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हेल्थी रिलेशनशिप जो होता है ना, उसका सीक्रेट क्या होता है कि भाई बैलेंस करके चले, ऐसी चीजें ना हो? देखो राहुल, इसमें तो बहुत क्लियर है कि अभी तो लोग बहुत सोच समझ के शादियां कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं। हाँ। पहले अरेंज मैरिज होती थी। लव मैरिज यानी पहले लव और बाद में मैरिज। मैरिज, हाँ। अरेंज मैरिज मतलब पहले मैरिज बाद में लव। लव, हाँ। बगैर लव के तो रह नहीं सकता आदमी। हाँ। तो अब क्या है, दो तीन चीजें जो मुझे समझ में आती हैं जिनकी वजह से ये बढ़ा है। एक तो क्या है कि लोगों में आत्मनिर्भरता बनाई किसी और वजह से थी और अब वो बन किसी प्रॉब्लम की वजह बन गई है। हाँ। जितने भी रिश्ते और जितने भी संबंध होते हैं वो तब चलते हैं जब हम एक दूसरे की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं। निर्भरता रिश्ते की उम्र बढ़ाती है। ओके। हम निर्भर नहीं रहे हैं तो वो उसी रिश्ते की उम्र कम हो गई है। कम तो हर चीज की उम्र हो गई है, खुशी की उम्र भी कम हो गई है। पहले हम एक ही चीज के लिए कोई गाड़ी लेते थे तो महीनों खुश रहते थे कि हमने गाड़ी खरीदी है। अब वो दूसरे दिन उसकी खुशी खत्म हो जाती है। कपड़े की खुशी दूसरे दिन खत्म हो जाती है। तो लंबाई कम हो गई है। ऐसे रिश्तों में खुशी की लंबाई कम हो गई है। तो सस्टेनेबिलिटी नहीं आ पा रही है, हम निभा नहीं पा रहे, आत्मनिर्भरता कम हो रही है। अब क्या, पहले पड़ोसी के साथ हमें था कि यार इनके साथ फ्रिज है, इनके पास इनसे बर्फ मांग के लानी है, तो उनके साथ हमारे व्यवहार ठीक रहते थे। अब फ्रिज हमने भी खरीद लिया है, तो मैं कुछ किसी के खाने जाता हूँ क्या, तो हमने अपना व्यवहार खराब कर लिया। उस माध्यम से हमारा व्यवहार बना हुआ था। हम किसी से कुछ मांगने जाते थे, कभी चीनी मांगने जा रहे हैं, कभी चावल मांगने जा रहे हैं, तो इससे क्या व्यवहारिकता बनी रहती थी, हमारी डिपेंडेंसी बनी रहती थी, तो एक दूसरे के काम आने रहते थे। इस बहाने मिलते रहते थे, एक दूसरे का हालचाल जानते रहते थे। अब हमने पड़ोसी का हमें ये नहीं पता होता कि वो कौन है, कौन रहते हैं हमारे बगल में। क्यों? हमें उससे काम नहीं है, इससे काम नहीं, उसको नमस्ते नहीं करना चाहते। तो हम कितने घिर गए हैं। इसका मतलब हम पहले नमस्ते कर रहे थे इसलिए कर रहे थे कि हमारे उससे मतलब पड़ेगा। इसका मतलब तो हम अपने पिताजी के साथ व्यवहार इसलिए अच्छा रख रहे हैं क्योंकि वो हमारे को पाल रहे हैं। इसलिए 18-20 साल के बाद जैसे बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, अपने पिताजी के साथ उसका व्यवहार बदल जाता है। तो ये जो चीजें हैं पति पत्नी के बीच में भी बड़ी बाधा बनने जा रही है कि लोग कामकाजी हो गए। अब वो जो इनिशियल आपका वहां पे जब मिलाव और जुड़ाव होता है, आप 7-6 महीने एक दूसरे को देखते हैं, तो आप किसी के साथ रहना, अपने अपने घर चले जाके सो जाना, अपने अपने घर जाके खाना पी लेना और उसके साथ रहना, उससे आप किसी के बारे में जान नहीं पाएंगे। क्योंकि वो बहुत छोटा सा टाइम स्पेन है, अपना अपना खाते हैं, अपने अपने जाते हैं, सब बोलने के लिए, आपको टाइम पास करने के लिए आदमी चाहिए। तो कई बार लोग टाइम पास करने के लिए शादी कर लेते हैं, बाद में वो कहते हैं यार ये तो हमने गलत काम कर लिया। तो शादी अरेंज में कम से कम क्या होता है, कई सारे लोगों का दबाव आदमी के ऊपर रहता है, उनको बांधे रखता है। छोटी छोटी चीजों पर उनको उछलने नहीं देता। छोटी छोटी तकरार हर जगह होती है, हर रिश्ते में होती है। अगर आदमी 10-5 दिन अपनी पत्नी से लड़ा नहीं है तो समझ लो कि उनमें बहुत प्यार भी नहीं है। अच्छा, हाँ, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, रिश्ते के लिए लड़ना भी जरूरी है। रिश्ते के लिए लड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको छोटी छोटी चीजें, आपको आपकी नोकझोंक जो है वो आपके रिश्तों को और बॉन्डिंग बनाती है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हमारी एक दूसरे के साथ बढ़ती जा रही हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। अब आप देखो घर में 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। अब एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो एक दूसरे के बारे में जानेंगे कैसे? अब एक दूसरे के बारे में हम ठीक से जानते नहीं है। आदमी अपनी पत्नी के बारे में ठीक से नहीं जानता, उसे क्या अच्छा लगता है। 20-20 साल हो गए लोगों को साथ रहते हुए। तो पहले जो जितना टाइम देते थे, टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। अब टाइम हमारा मैक्सिमम टाइम तो हमारा मोबाइल ही खा गया है। मैक्सिमम टाइम उसी पे लगा रहता है। पत्नी उधर मुंह करके लगी हुई है, पति उधर मुंह करके लगा हुआ है। तो अब हम अपनी दूसरा टाइम नहीं देते, बाकी का टाइम टीवी पे बैठ जाते हैं, तो टीवी देखने लग जाते हैं। तो हर चीज के टाइम में से टाइम खा के मोबाइल ने सबका टाइम ले लिया। मोबाइल ने लोगों की जिंदगी खराब कर दी, बच्चों के बचपन खराब कर दिया। बच्चा बेचारा इधर बैठा रहता है, माँ पर इधर लगी रहती है। सही बात है। तो क्या हम दुनिया में सिर्फ मनोरंजन करने आए हैं? तो इन सब चीजों से मैं देख रहा हूं कि रिश्ते और संबंध दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, रिश्ते आपको इत्तिफाकन मिलते हैं, आपको मतलब आपका एफर्टलेस है वो काम। जैसे आप आते हैं दुनिया में तो रिश्ते बन एक ही रास्ते से 2 लोग आ गए, वो भाई भाई हो गए। एक ही रास्ते से एक लड़का एक लड़की आई तो भाई बहन हो गए। वो जैसे ही आके
किसी रास्ते से आया, उसको हाँ। एक आदमी खड़ा मिला, उसका चाचा हो गया। हाँ क्या, और ये आपके पिताजी का भाई है तो ये हाँ, आपका चाचा चाचा है, हो ये गया। आपके पिताजी की बहन है तो ये आपकी हाँ। बुआ है। तो ये अपने आप रिश्ते में आपका कोई योगदान नहीं है। हाँ संबंध जो होते हैं वो आपके बनाए हुए होते हैं, हम्म। एफर्ट के साथ बनाए हुए होते हैं, हाँ, उनको संबंध निभाना पड़ता पड़ता है, है। हम्म। उनकी बहुत परवाह करनी चाहिए। हाँ, इस पति पत्नी का भी रिश्ता नहीं है, संबंध है। संबंध है। इसको जो समझे, हाँ, माँ का और बेटे का रिश्ता है, रिश्ता है। हाँ, संबंध नहीं है। संबंध नहीं है। पति पत्नी का संबंध है, संबंध। रिश्ते टूटते नहीं है, हाँ है ना। हाँ। और संबंध आप कभी भी छोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो। तोड़ सकते हो। आपका भाई आपका कितना ही बड़ा दुश्मन हो जाए, लेकिन आप उसे अपने भाई होने से पृथक नहीं कर सकते। हाँ, वो आपका भाई तो नहीं है। रहेगा, वो हाँ, आपको जन्मजात मिला हो। हाँ ये मित्र में ऐसी बाध्यता नहीं है, हाँ। मित्र में वो अगर आपको गलत हो रहा है तो आप छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते। तो ऐसे ही इस रिश्ते को मित्रवत रिश्ता समझिए आप, इसलिए तलाक हो जाते हैं। आदमी माँ से तलाक नहीं हो सकता आपका, नहीं हो सकता। उसको आप जैसा है वो आपको कहेंगे चलाता मैं है। तेरा बेटा नहीं रहना चाहता। हाँ। तो मेरा बेटा सारी जिंदगी रहेगा, हाँ, तो पैदा ही मैंने किया, हाँ। तू कहीं चला जा। सही बात है। तो जहाँ जितनी लिबर्टी है वहाँ उतने ही चांसेस होते हैं अलग होने के। और रिश्तों को निभाने की इतनी जरूरत नहीं है जितनी संबंधों को निभाने की जरूरत। और संबंध तब निभते हैं जब हम एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, टॉलरेंस देते हैं, तब हमारे रिश्ते निभते हैं। अब हमारी टॉलरेंस पावर कम हो रही है, हम थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी है, क्या हो रहा है तेरे बगैर तो बढ़ता है मेरे। तो ये बड़ा कारण है। और अर्थ से हमें बहुत तेजी से निकलना पड़ेगा इसमें। हम अर्थ को बहुत कुछ मानने लगे हैं। अब पैसा, ये ठीक है कि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सब कुछ तो पैसा नहीं है, ये पहले से भी लोग कहते ही आए हैं। और पैसा पेट्रोल है, मंजिल नहीं है। मंजिल नहीं है। मंजिल कुछ आपको और है। मंजिल तक पहुंचा सकता है पैसा, लेकिन मंजिल नहीं मान सकते आप पैसे को। और जो लोग पैसे को ही मंजिल मानकर बैठ गए, उनके जीवन में बहुत कष्ट है। उनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वैसे सर क्वेश्चंस तो आपसे बहुत सारे हैं, पर टाइम की कमी होने की वजह से अब जितने क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम करेंगे। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि मैं 22 इयर्स का हूँ अभी, ठीक है, तो आप कुछ ऐसी बातें जो मुझे बता सकते हैं कि ऐसी गलतियां मुझे नहीं करनी चाहिए जो कि मेरे करियर के लिए मतलब समस्याएं प्रकट करे या कुछ भी ऐसे इश्यूज क्रिएट करे, ऐसी कुछ टिप्स या कुछ भी आप बता सकते हो। देखो, मैं इन सब बातों में बहुत सारी टिप्स आपको बता चुका हूँ, जहां भी रहे 100% हाँ। मेहनत इतना बड़ा विषय नहीं है, ऑनेस्टी सारी जिंदगी रहेगा, इसको सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। अच्छा। जीवन में ईमानदारी से रहें, ईमानदारी से रिश्तों को निभाएं, हर व्यक्ति के साथ ईमानदार रहें। केवल ईमानदारी आपके चरित्र का विषय होना चाहिए, ईमानदारी आपका रेस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए कि साहब वहां इसलिए ईमानदार हूं मैं क्योंकि यहाँ पे मेरे को सर वो दिखाना है, वहां पे ईमानदार नहीं हूं इसलिए। आपको अच्छा, अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे पति होंगे, अच्छे बेटे होंगे, अच्छे भाई होंगे, अच्छे कलेक्टर होंगे, अच्छे इंस्पेक्टर होंगे, अच्छे पॉडकास्टर होंगे, अच्छे इंटरव्यूअर होंगे, अच्छे सीईओ होंगे। तो आप अच्छे बनने की कोशिश करें, अपने चरित्र में अच्छी चीजें डालने की कोशिश करें। एक चीज और ध्यान रखें, जीवन में आपकी जो पहचान है वो जन्म से नहीं कर्म से है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। प्रकृति से मैं सारी जिंदगी मैंने जो कुछ सीखा प्रकृति से सीखा है। प्रकृति जो करती है, जो प्रकृति अनुसार जीवन जीता है, उसके जीवन में कहीं कोई कष्ट नहीं है। जो प्राकृतिक जीवन जीता है, जहां आपको उठना था प्रकृति से, केवल आपको मनुष्य बनने तक उठना था, आपका विवेक जागृत हो गया तो आप जानवर की तरह जीवन न जिए, आदमी की, मनुष्य की तरह जीवन जिए, लेकिन प्रकृति अनुकूल जीवन जिए। तो प्रकृति क्या कहती है, किसी भी वृक्ष की पहचान किससे होती है? किससे होती है वृक्ष की पहचान? फल से, न कि बीज से। आप कभी ये पेड़ क्या है? बोला आम का पेड़, है क्योंकि फल। ये क्या है? बोले ये नींबू का पेड़ है, ये चीकू का पेड़ है, जबकि उसमें चीकू लगे हुए नहीं है, उसमें आम भी नहीं लगे हुए हैं। इतना सा पेड़ है, बोले क्या का पेड़ है? बोला आम का पेड़ है। अरे ये कहाँ है आम? फिर आप कैसे साबित करोगे कि आम का पेड़ है? क्योंकि उसका जो फल है ना, उसके हिसाब से, उसके पत्ते से पहचान, उसके फल से पहचान, उसके बीज से पहचान। तो अपनी पहचान जो है वो आपके कर्म से बनेगी। फल जो है वो कर्म है, बीज जो है वो जन्म है। फल का जन्म कहां से होता है? बीज से। बीज नहीं होगा तो फल नहीं होगा, हालांकि फल बाद में फिर बीज देगा। ये भी साइकिल है। इसी साइकिल, इसी प्रकृति बोलते हैं।
प्रकृति ही भगवान है। हमारे देश में प्रकृति को भगवान बोला है। हाँ, प्रकृति ही भगवान है। प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर पूरी संसार की रचना की, इसलिए भगवान शंकर कैलाश में रहते हैं। प्रकृति, माँ पार्वती प्रकृति है। आप कभी शिवलिंग की डिटेल में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये शिवलिंग क्या है। मैं कभी दूसरे पॉडकास्ट में आपको बताऊंगा कि प्रकृति मानवीय कैसे हुआ, लिंग क्या है। तो ये सब लोगों को आपकी उम्र में बहुत क्लियर ये समझना चाहिए कि आप जीवन में जब आप मेरी उम्र पे आएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आप किन किन चीजों को सफलता मान रहे थे। किसी की भूलों से सीखना चाहिए, उसकी अच्छाइयों से सीखना चाहिए। कालिदास कहते हैं कि मूर्ख आदमी से ज्यादा सीखा जा सकता है बनस्पत अक्लमंद आदमी के, क्योंकि बस हम ये सोचेंगे कि ये मूर्खता हमें नहीं करनी है। हाँ, सही बात है ना। हाँ। तो आपको ये देखना है कि आप अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ रहें। आप जिस दिशा में चल दिए आप उसी दिशा में पहुंचोगे। अगर आप सूरज की तरफ चलना चाहते हैं, आप सूरज की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो आपका केवल मुंह सूरज की तरफ होने से ही आप सूरज तक पहुंच सकते हैं। अगर आपकी पीठ है तो आप सूरज तक नहीं पहुंच सकते। आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी थॉट प्रोसेस, हमारा विवेक, हमारा सोच हमारे जीवन को बनाता है। आज हम अपनी सोच का ही परिणाम है। हम वही हैं जो कभी हमने सोचा था। हाँ। हम सोच बढ़ा नहीं पाते, ये अलग बात है। लेकिन आप वहीं पहुंचते हो जो आपने कभी ना कभी सोचा होता है। मैक्सिमम लोग आपकी उम्र में ये सोचते हैं कि यार छोटी अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, 10-20-50 हजार का काम हो जाए। और ये हम जब थे तो ये सोचते थे कि 10,000 रुपए की कहीं नौकरी मिल जाए, शादी ब्याह हो जाए, बच्चे हो जाए, तो आदमी वो काम तो अगले 5 साल में पैदा कर लेता है जो उसने सोचा होता है। हम कभी ब्रॉड सोच नहीं पाते। तो आपको अपनी थॉट को बहुत ब्रॉड रखना है। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सबके लिए संसाधन अवेलेबल है, सबके लिए मौके हैं दुनिया में। दुनिया बहुत तेजी से काम कर रही है। अच्छे लोग बनने की कोशिश करनी चाहिए। फिर मैं ये कहूंगा कि अच्छे लोग नहीं होते हैं तो ये स्थिति हो जाती है कि एक आदमी ने पूरी कंट्रीज को परेशान कर रखा है। उसकी थॉट पर वो डांस करने लग जाता है। पागल आदमी, जिसको पागल खाने में होना चाहिए था, वो आदमी किसी राष्ट्र का प्रमुख बना हुआ है और उसने पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पे खड़ा कर रखा है। तो हम अगर अच्छे लोग पैदा नहीं करें, उससे तो वो चपरासी अच्छा। सही बात है। जो उसके यहाँ नौकरी करके पानी पिलाता है, उसको ये तो पता नहीं मेरे को सिर्फ पानी पिलाना है। गलत आदमी का पावरफुल होना, गलत आदमी का तरक्कीशुदा होना, ये इतना नुकसानदायक है। अगर कोई योग्य आदमी सही बड़ी जगह पर नहीं पहुंच पाए तो इतनी बुरी बात नहीं है। इतनी बुरी बात यह है कि कोई अयोग्य आदमी गलत जगह पहुंच जाए, उससे बहुत नुकसान होने की संभावना। तो अभी तो हमें देखना पड़ेगा कि हम इस पर बहुत जोर दें कि हम अच्छे लोग कैसे बनेंगे और हम कैसे अपने आप को अच्छा कैसे बनाएं। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, ये कहीं से अलग से नहीं आएंगे। जरूर सर। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू राहुल। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आपको इतनी छोटी उम्र में भी काफी नॉलेज है। थैंक यू सर।